हेलो दोस्तों, यूपीएससी 021 और यूपीएससी 021 सीए यानी करंट अफेयर, इन दोनों चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चूँकि ये सीए का पोर्शन है, लेकिन मैं इसको यूपीएससी 021 में इसलिए डाल दूंगा क्योंकि आप लोग जो है इसका इस्तेमाल कर सको। आपका ये पेपर जब हो जाएगा, उसके बाद के जो भी सीए की वीडियो ऐसे ये सीए वाले वीडियो बनाऊंगा वो मैं यूपीएससी सीए में ही डालूंगा, यूपीएससी 021 सीए में, क्योंकि वो उसको मैंने बनाया है डेली करंट अफेयर्स के लिए। ठीक है। और शुरू की बात है तो मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि अब मैं यहाँ पर शिफ्ट हो गया हूँ अपनी जॉब में, और जॉब से रिलेटेड जो बात है वो हम लोग फिर किसी और दिन करेंगे, संडे लाइव में। आज हम लोग ये दिसंबर का प्रतियोगिता दर्पण देखने जा रहे हैं, जिसको मैं बहुत जल्दी बता करके फिनिश कर दूंगा। अगर आप लोग इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो एक पेन कॉपी लेकर के बैठोगे तो बहुत उचित रहेगा। ठीक है, अदरवाइज़ जैसी आपकी इच्छा। एक चीज़ और है कि एक बहुत बड़ा वीडियो ना बना करके मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा। इससे ये फ़ायदा रहेगा कि जो कंटेंट है वो कम समय में ओवरऑल कम समय में कवर हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होता है ना, इसमें जो है एक घंटा सवा घंटा लग जाता है, जो कि उतना नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है। और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ कि ये वीडियो मुझे लगता है 20-25 मिनट में आपकी ये मंथली मैगज़ीन हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है। और 20-25 मिनट में आपकी मंथली मैगज़ीन हो जाए, इसके लिए मैंने जो है नियर अबाउट 10.5 घंटे खर्च किए हैं। 10.5 घंटे लगा करके मैंने इसको जो है रीड किया है, और जो भी नेसेसरी चीज़ें जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। और जॉब में रह करके समय निकाल पाना एक मुश्किल काम है, और अभी अपने समय की वैल्यू 0 नहीं है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि पेन कॉपी लेकर बैठो, क्योंकि बहुत मेहनत से मैं ये चीज़ें किया हूँ, और उसका सही इस्तेमाल तभी कर पाओगे। बाकी जैसा आप चाहो। अभी समय की थोड़ी सी वैल्यू बढ़ गई है, 0 से थोड़ी ऊपर हो गई है, तो आप लोग भी इस बात की गंभीरता को समझें कि छुट्टी का दिन रहता है, कुछ और ना करके जो ज़रूरी काम है मैं उसको करवा दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों को मदद मिले। उम्मीद है कुछ तो इससे लाभ मिले। अगर लाभ मिलता है तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपके पेपर में कुछ इससे आ जाए। बाकी भगवान जाने आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, चलो हम लोग शुरू करते हैं। कितना टाइम वेस्ट किया मैंने? 2.5 मिनट। शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात ये सारा जो आर्टिकल, अच्छे आर्टिकल्स लिखते हैं, इसका जो सेंट्रल आइडिया है वो ये है, पावर ऑफ माइंड। पावर ऑफ माइंड जो है स्वामी विवेकानंद जी की एक किताब है, बहुत फेमस। और मेरा भी यही मानना है कि हम जो फिज़िकल वर्ल्ड में जो चीज़ें करते हैं, वो जब तक हमारे आंतरिक मन से बल नहीं आता है, जब तक हमारा वैचारिक बल नहीं होता किसी काम को करने का, तब तक हम फिज़िकल वर्ल्ड में नहीं कर सकते। हाँ, ये भी उचित बात है कि सिर्फ वैचारिक बल से भी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, बट ये निश्चित है कि बिना विचारों के आप कुछ और चीज़ें कर नहीं पाओगे। ठीक है। तो पावर ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड डेवलप इनर पावर टू अचीव द गोल। आपके अंदर से जो है चीज़ होनी चाहिए, और कैसे आती है ग्रेजुअली आप इस बात को समझ पाओगे। आप लोगों के लिए करना है ना, तो ये अंदर से है कि इतना जो है समय करके, मेहनत करके जो है मैं ये कर रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए, आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब। सबसे पहले इसमें नेशनल न्यूज़ कवर की गई है, और हम लोग इस नेशनल न्यूज़ को जल्दी से कवर करेंगे। देखो, आईसीजीएस अजीत एंड आईसीजीएस अपराजित, इसके लिए मैं वो ले लेता हूँ। मेरे पास एक पेंसिल थी पर वो दूर रखी, चलो कोई बात नहीं। तो आईसीजीएस अजीत और आईसीजीएस अपराजित लॉन्च्ड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो कई दफ़ा आपसे जो सवाल पूछे जाते हैं ना, वो बस इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डिफेंस पर्टिकुलर व्हीकल है ना, उसको किसने बनाया है और वो कहाँ पे कमीशन किया गया। 2 सवाल पूछे जाते हैं। और मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है ये कैटेगरी एफपीवी मतलब होता है फास्ट पेट्रोल व्हीकल। और 7 और 8 ये जो व्हीकल हैं, जिसका नाम अजीत है और अपराजित है, ये 7 और 8 है। टोटल 8 व्हीकल बनने थे एफपीवी कैटेगरी में, जो कि गोवा शिपयार्ड जो है बनाने वाली थी। ठीक है, गोवा शिपयार्ड। तो ये जो व्हीकल है, इसको गोवा शिपयार्ड ने बनाया है, और इसको जो है कमीशन भी वहीं पे किया गया है शायद से। ठीक है, ठीक। तो बस इनके नाम पता होना चाहिए। आईसीजीएस अजीत, आईसीजीएस का मतलब क्या होता है? इंडियन कोस्ट गार्ड। हाँ, इंडियन कोस्ट गार्ड को जो फास्ट पेट्रोल व्हीकल मिले, कौन कौन से मिले? अजीत मिला है और अपराजित मिला हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और किसने बनाया है? गोवा शिपयार्ड ने बनाया है। और इसमें देखो यूपी का डिफेंस कॉरिडोर की कुछ बात कही गई, तो मैं क्या करता हूँ, जो जरूरी जानकारियाँ होती हैं मैं उसमें
कोशिश करता हूँ ऐड करने की। आप लोगों के लिए सवाल ये है कि यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है ना, ये नेशनल इंपॉर्टेंस की न्यूज़ है। तो यूपी का जो डिफेंस कॉरिडोर है उसमें कुल कितने नोड हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइएगा, ठीक है। पर मैं खुद ही बता दे रहा हूँ कुछ चीज़ें। तो यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में 6 नोड हैं। कौन कौन से हैं? एक है आपका कानपुर, एक है लखनऊ, 2 हो गए। उसके बाद झांसी, झांसी हो गया 3, और उसके बाद आगरा, आगरा हो गया 4, अलीगढ़ है, अलीगढ़ है, अलीगढ़ 5 हो गया, देन चित्रकूट 6 हो गया। तो बस इस तरीके से समझ के रखो कि झांसी और चित्रकूट इस साइड पे हैं, ईस्टर्न साइड पे 2 यहाँ से ले लो, आगरा और अलीगढ़ 2 वहाँ से ले लो, 4 हो गए, देन लखनऊ और कानपुर 6 हो गए, ठीक है। तो 6 नोड है इसमें यूपी के डिफेंस कॉरिडोर में। आगे बढ़ के देखते हैं ASW, SWC। ASW क्या होता है? ASW का मतलब होता है एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट। तो इसकी कैटेगरी क्या है? इसकी कैटेगरी है एंटी सबमरीन शैलो वाटर क्राफ्ट, इसकी कैटेगरी है। इस कैटेगरी का जो पहला व्हीकल है उसका नाम है माहे। माहे को जो है कंडक्ट किया गया, कमीशन किया गया बेसिकली, और इसको बनाया किसने? कोचिन शिपयार्ड ने इसको बनाया है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें ज़रूरी, बट पहला वाला इंपॉर्टेंट रहता, तो आप माहे का नाम याद रखिए कि इसको कोचिन शिपयार्ड ने जो है बनाया है, और ये ASW यानी एंटी सबमरीन वारफेयर व्हीकल है, ठीक है। चलो ठीक। एक और बात मैं बताना चाहूँगा इसी जगह पे, जैसे एक हमारे डिफेंस डेवलपमेंट में क्या होता है कि एक आइडिया ये है कि हम डिफेंस को इंडिजिनाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंडिजिनाइज कर रहे हैं। तो इंडिजिनाइज में होता ये कि किसी चीज़ को हम बनाते हैं ना, जैसे कि INS विक्रमादित्य है ना, जैसे कि ये हो गया माहे, तो इसमें 100% जो चीज़ें होती हैं, इंडिजिनाइज का मतलब होता है स्वदेशीकरण। तो स्वदेशीकरण जो होता है वो 100% नहीं होता है, मतलब हम कर ही नहीं सकते ना 100%। डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मटेरियल चाहिए होता है, डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं, तो उसकी एक वैल्यू फिक्स की गई हुई है। जब हम इंडिजिनाइजेशन की बात करते हैं तो 80% इंडिजिनाइजेशन है। इसकी यूटिलिटी क्या है इस पर्टिकुलर बात की? इसकी यूटिलिटी ये है कि जो उल्लास वाला रिसेंटली आपने सुना होगा कि त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, देन सम अदर स्टेट्स, 2 और स्टेट्स जहाँ पर 100% लिटरेसी अचीव कर ली गई। तो वहाँ पर जो 100% लिटरेसी अचीव की गई है, वहाँ पर 100% का मतलब 100% नहीं है, 100% का मतलब है 95%, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर इंडिजिनाइजेशन का मतलब 100% इंडिजिनाइजेशन नहीं है, 80% इंडिजिनाइजेशन है इसका, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं, और ये सारे वीडियोस जो है आप 1.5x में देखना, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगली न्यूज़ देखो क्या है, इंडियन नेवी कमीशन स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी त्रिनेत्र। बेसिकली क्या है, ये एक टेस्टिंग फैसिलिटी है जो कि कमीशन की गई है। कहाँ पे कमीशन की गई? इसका नाम है त्रिनेत्र, और इसको जो है भिमानी पत्तनम यानी विशाखापत्तनम के पास जो है इसको कमीशन किया गया है। इसका नाम क्या है? त्रिनेत्र। त्रिनेत्र के साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। एक कौन है, कोई एक संस्था है जिसका नाम नहीं याद आ रहा, उसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है उसका नाम है नेत्रा। नेत्रा ने हाइड्रोजन कैटलिस्ट जो है डेवलप किया है, हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को जल्दी से एग्जीक्यूट करने के लिए हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट डेवलप किया उन्होंने। उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी का नाम है नेत्रा, ठीक है। वो किसी एक बड़ी कंपनी के अंतर्गत काम करते हैं। फिलहाल के लिए आप यही याद रखिए, जो त्रिनेत्र है वो क्या है? बेसिकली एक टेस्टिंग फायरिंग टेस्ट रेंज है बेसिकली, ठीक है, जो कि कहाँ पे? विशाखापत्तनम में। चलो आगे बढ़ के देखते हैं। देन मिलिट्री कम्बैट पैराशूट सिस्टम, ये सब नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ये मेंस के लिए है। कभी इंडिजिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप लिख सकते हैं। अगला देखो टॉपिक आता है कि थर्ड प्रोडक्शन लाइन ऑफ LCA MK1 इनाग्रेटेड HAL नासिक। तो देखो इसमें मैं आपको बस एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो नए पायलट होते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए, जैसे कभी आप IIT कानपुर में जाएंगे तो वहाँ पर क्या है, उनके यहाँ बड़ा सा एक एरोनॉटिकल वाला उनका एक डिपार्टमेंट जो भी है, वायुयान वाला, उनमें बच्चों को कई दफ़ा ट्रेनिंग भी कराते हैं वो पायलट वगैरह की, है ना। तो उस ट्रेनिंग कराने के लिए उनको जो जहाज़ इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है हिंदुस्तान टर्बो ट्रेनर, उसका नाम, बस नाम याद रखना चाहिए, कभी कभी ऐसे जानकारी पूछी जाती है। उसके अलावा क्या है, मैं दूसरी यहाँ पर जानकारी बता रहा हूँ जो इसमें बताई गई, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि LCA तेजस का आपको स्पेसिफिकेशन पता होना चाहिए। LCA तेजस जो है वो सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर टाइप का है वो, और सिंगल इंजन है। ये MiG-21 को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है, और ये 4th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट नहीं है, क्या है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट है ये, सिंगल इंजन, 4th जनरेशन, टू रिप्लेस द MiG-21। अब MiG-21 के बारे में एक दो बातें जान लो। MiG-21 जो है वो एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट है,
और मिग 21 को 1963 में कमीशन किया गया था, ठीक है। मिग 21 जो है ये भी 4th जनरेशन है शायद से। इसको जो है रिप्लेस कौन करेगा, LCA तेजस इसको रिप्लेस करेगा, बस ये बात याद रखो। एक इसी के साथ एक और बात जान लो, अभी रशिया ने इंडिया से वादा किया है कि हम लोग ज्वाइंट प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे सुखोई 57 का। सुखोई जो है वो शायद से 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। आप लोग भी करेक्ट करते जाना, ये सब जो है ब्रेन में प्रॉपर जो 100% श्योर जानकारियाँ इंस्टॉल नहीं रहती, बट ये है कि 4.5 जनरेशन का वो एयरक्राफ्ट है। और हमारा जो 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट जो डेवलपमेंट में, उसका नाम है AMCA, ठीक है। बस इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए कि LCA तेजस जो है सिंगल इंजन है। ऐसा मेरे किसी एक पेपर में आया था जिसमें पूछा हुआ था कि कितना इंजन का कौन है। अगला देखो, UNTCC। UNTCC चीफ कनक्लेव। UNTCC क्या है, यूनाइटेड नेशंस ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज। अब ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज का मतलब क्या होगा कि जो यूनाइटेड नेशंस में हम लोग अपने जो पीस कीपिंग फोर्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं ना, ये उसके संदर्भ में है। उसकी जो मीटिंग हुई है वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। अब मैं आपको जो मैं बेसिकली ये सब चीज़ें करता हूँ ज़्यादातर समय, आपको बस सिखाने की कोशिश करता हूँ, जिनमें आपको अच्छा लगेगा तो आप करिएगा। जहाँ पर भी यूनाइटेड नेशंस की किसी भी बॉडी का नाम आए, चाहे वो यूनिसेफ आए, यूनेस्को आए, UNTCC है, कुछ भी आए, आप जब खुद के लिए जब पढ़ाई कर रहे होंगे, आप जा कर के ऑफिशियल साइट में UNTCC को खोलिए, जा करके बस खोल करके देखिए। यहाँ पे ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कंट्रीज के बारे में बताया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आप यहाँ पे देखो UN पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में बात करी गई। अब ये जो जानकारियाँ होती हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम डायरेक्ट नहीं आती हैं कि आपको UN पीस कीपिंग फोर्सेस के बारे में यहीं पे सब बता दें, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट अलग रहता है। ये सिर्फ जो ट्रूप कंट्रीब्यूटिंग कॉन्फ्रेंस है, कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में आयोजित की गई। लेकिन CBSE सुपरिटेंडेंट के मेंस वाले पेपर में क्वेश्चन आया था। अब ये क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, एक बेहतर आदत बना करके, एक हैबिट बना करके, कि जब भी कोई भी यूनाइटेड नेशंस की बॉडी आपको दिखाई पड़े, तुरंत उनकी साइट पर जाना। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसे। ये जो साइट है ना, ये ऑफिशियल साइट है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की। तो जैसे कोई मुझे बॉडी दिखाई पड़ी UNTCC, तो मैं यहाँ पर मान लो आ गया। जब मैं आ गया तो मैं देख रहा हूँ भाई इसमें क्या क्या बातें बताई गई। तो उन्होंने कुछ कुछ बातें बताई गई हैं कि बीते सालों में इंडिया ने करीब 2 लाख के आसपास पर्सनल कंट्रीब्यूट किए हैं। तो दैट इज़ अ बिग नंबर, है ना। जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कहीं पर आप जो है देखेंगे कि जो पीस कीपिंग फोर्सेस हैं, पीस कीपर्स, हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये होम नहीं है, हम लोग होम पे चलते हैं। होम पे आ गए हम लोग, ठीक है। अब जब आप होम पर आ जाओगे तो किसी भी साइट पे के होम पर ही जाओगे ना, तो जब होम पर आओगे तो कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखाई पड़ेंगी, जैसे फाइंड आउट मोर अबाउट 11 ऑपरेशंस, ठीक है। ऐसे करके एक चीज़ ये दिखाई पड़ गई। देन आप जब नीचे देखोगे इनका ये जो बार बना हुआ है, इसमें लिखा हुआ है UN पीस ऑपरेशंस। इस पर क्लिक करेंगे अपन, ठीक है भाई, आ गया ये। अब क्या, अब जब आप जाओगे यहाँ पर आ गए, अब आप सीधा देखोगे कि नाम ही डायरेक्ट लिखा हुआ है कि अफ्रीका में कौन कौन से मिशंस काम कर रहे हैं। तो अफ्रीका में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक में मिनुस्का काम कर रहा है। देन DRC में मोनुस्को कर रहा है, यानी MONUSCO। देन सोमालिया में UN सॉस कर रहा है। साउथ सुडान में अनमिस कर रहा है UNMISS, ठीक है। देन एशिया में इंडिया एंड पाकिस्तान UNMOGIP ये काम कर रहा है। देन कोसोवो में UNMIK। इसमें जो आपको अच्छा लगे, जिसमें लगे कि हाँ आपके इंटरेस्ट का है। फॉर एग्जांपल वेनेजुएला में काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके आसपास कहाँ पर कोई काम कर रहा है, आपकी नज़र ऑटोमेटिकली उधर चली जाएगी, है ना। और मैप वगैरह भी इसमें लगा रहता है। जैसे देखो मैप ये कोलंबिया में लगा हुआ है। तो इस तरीके से जब आप ऐसी आदत डालेंगे, मुझे भरोसा है कि एक बार में तो नहीं हो पाएगा, ये बात तो सच है कि एक बार में लर्न नहीं होती चीज़ें, लेकिन जब आप ऐसी आदत डालोगे तो आपको सच में बहुत मदद मिलेगी। और ऐसे जो क्वेश्चंस रैंडमली आ जाते हैं वो आप आसानी से आंसर कर पाओगे। दूसरी बात एक और बता देता हूँ, सुपरिटेंडेंट के मेंस वाले पेपर देखोगे ना, तो उसमें क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशंस का फ्लैग कलर कौन सा है। तो अब मैं आपको खुद दिखा ही रहा हूँ कि किसी भी UN वेबसाइट को विजिट करोगे तो वो 2 कलर में आपको दिखाई पड़ेगी, एक ब्लू एक वाइट। ये एक कॉमन सेंस है, जब आप अपनी ऑब्जर्वेशनल स्किल इंप्रूव करोगे, मतलब प्रैक्टिस से आएगी, अपन को भी नहीं आती है, धीरे धीरे सीख रहे हैं। तो सिर्फ 2 कलर ही यहाँ पर दिखा रहा है, एक ब्लू दिखा रहा है, एक वाइट दिखा रहा है। तो उसका जो फ्लैग कलर का आंसर था, जो उसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था, वो था ब्लू एंड वाइट, ठीक है। हम लोग वापस आते हैं, ठीक। देन अगला देखो, अगला टॉपिक क्या आता है, इंडियाज वाइल्ड एलिफेंट नंबर ड्रॉप्स बाय 18%।
इसमें अपन को पढ़ना क्या है, क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए। तो देखो ये एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है, तो अपन को बस ये पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट जो एलिफेंट का नंबर है वो ड्रॉप हुआ है पहला। डेटा आपको नहीं भी याद रह पाएगा तो भी कोई बात नहीं। दूसरी बात ये है कि रीजन वाइज वेस्टर्न घाट हैज़ रजिस्टर्ड द बिगेस्ट नंबर। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस रीजन में एलिफेंट रहते हैं तो उसका आंसर हो गया वेस्टर्न घाट। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन कई दफ़ा ये पूछा जाता है किस राज्य में सबसे ज़्यादा हाथी हैं, तो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद असम में, उसके बाद तमिलनाडु में। ये दो बातें हम लोग जो है जान लिए। देन अब जहाँ कहीं भी कुछ फुल फॉर्म दिखाई पड़े उसको जो है एक बार पढ़ा करो और कोशिश किया करो उसका कुछ एक दो कीवर्ड याद हो जाए। फॉर एग्जांपल मेरे नाबार्ड के पेपर में आया था गोवर्धन स्कीम जो है उसमें आर का मतलब क्या है। अब क्या होता है जब हम इसको इसके लिए पढ़ रहे हैं तो ये सिर्फ सीबीएसई के लिए तो पढ़ नहीं रहे हैं, ये तो सारे एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं ना, करंट अफेयर्स। तो चीज़ें इस तरीके से अगर आपके ध्यान में रहेगी ना कि आर का मतलब क्या है, किसी दूसरे एग्जाम से पूछी जाएंगी वो सारी चीज़, जरूरी नहीं कि इसमें पूछी जाए। तो द सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन, इसका नाम है द सिंक्रोनस ऑल इंडिया एस्टिमेशन, एलिफेंट एस्टिमेशन। तो ये इसका जो है इसकी खासियत क्या है, इंडिया का पहला, इंडिया फर्स्ट डीएनए बेस्ड काउंट है कैरिड आउट जॉइंटली बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री। तो इसमें इसकी खासियत क्या है कि डीएनए बेस्ड काउंट है। यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं टाइगर पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, समझ रहे हो। तो उसी में आप ये यूज़ कर सकते हो कि एडवांस टेक्नोलॉजी अब हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, इंडियाज़ फर्स्ट डीएनए बेस्ड काउंट इस्तेमाल किया गया है। बस इतना बहुत है इसके लिए, दो तीन जानकारी बहुत है इसमें। ठीक है। अब अगला देखो, अगला यहाँ पे लिखा हुआ है कि 23 अक्टूबर को स्नो लेपर्ड डे मनाया जाता है। अब आपको इसमें ये भी लर्न करना पड़ेगा, ये एनवायरनमेंट के अंतर्गत जो भी एनिमल डेज मनाए जाते हैं 29 जुलाई, 23 अक्टूबर, है ना, तो इनको जो है 12 अगस्त, ये सब आपको लर्न करने पड़ेंगे। 23 अक्टूबर को क्या मनाया गया, स्नो लेपर्ड डे मनाया गया। और क्या हैशटैग लिखा हुआ है, हैशटैग 23 फॉर 23। ये हैशटैग का मतलब क्या हुआ कि 23 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करो ताकि आप कंजर्वेशन को लेकर के अवेयरनेस फैला सको। और जब कभी आप मेंस में आंसर लिखते हो तो सिर्फ डायरेक्टली नहीं लिखना है इतना कि हम अवेयरनेस फैलाएंगे इसके रिगार्डिंग, अवेयर नहीं, आप कुछ एग्जांपल दो उसके लिए कि हैशटैग 23 फॉर 23 is a campaign launched by Ministry of Environment, Forest and Climate Change to raise awareness about conservation of elephants। ठीक है, 23 मिनट एक्सरसाइज करनी है इसमें। इस तरीके का अगर चीज़ें दिमाग में रिटेन होने लगेंगी तो मज़ा आएगा फिर लिखने में। देन अगला देखो, GFRA 2025 रैंक्स इंडिया 9th ग्लोबली इन टोटल फॉरेस्ट एरिया। अब फॉरेस्ट एरिया से रिलेटेड है ये डेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या है ये। तो पहली चीज़ है, तो आंसर है इसका ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट है, GFRA, ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट। पूरी दुनिया में जो जंगल है, किसने कंडक्ट किया इसको, इसको कंडक्ट किया गया है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO। अब देखो, जब आप कोई भी बॉडी देखा करो उसको जरूर जा करके सर्च किया करो, क्योंकि अभी आप मैं ही करवा रहा हूँ तो इस समय मत देखो, लेकिन पेन कॉपी लेकर बैठा करो और इस तरीके से किया करो। तो FAO का जो हेडक्वार्टर है वो रोम में है। ठीक है। देन FAO का ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट हो गया। अब देखो, अब इसमें डेटा क्या याद रखना है कि GFRA ने इंडिया में जो है वो 9th नंबर पे रखा है, कि टोटल फॉरेस्ट एरिया में इंडिया जो है 9वें नंबर पे है। ग्लोबल फॉरेस्ट असेसमेंट इज द ओनली वर्ल्ड वाइड असेसमेंट बेस्ड ऑन द ऑफिशियल नेशनल डेटा। मैंने ओनली को इसलिए हाईलाइट किया है कि यूपीएससी में कई दफ़ा ऐसा कीवर्ड आ जाता है, तो यूपीएससी जो लोग सिखाते हैं यूट्यूबर्स, वो हम लोग को क्या बताते हैं कई दफ़ा कि जहाँ पे ओनली आ जाए उसको गलत कर देना। ऐसा हमेशा नहीं सही होता है, हमेशा गलत नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि इट इज़ द ओनली वर्ल्ड वाइड असेसमेंट बेस्ड ऑन ऑफिशियल नेशनल डाटा। तो अगर इसको आप गलत मार्क कर दोगे तो गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अपनी जो है अपना सब कुछ डेवलप करना है, किसी दूसरे का सुनना है लेकिन फॉलो अपना करना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इंडिया इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, इंडिया क्या है कि इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है ना उसका कंट्रीब्यूशन जो है 2% है। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू नहीं भी याद रहे तो एक मोटा मोटी ये याद रहेगा कि कितने परसेंटेज हमारे पास फॉरेस्ट है, तो 2% फॉरेस्ट है हमारे पास। और पर पर्सन 5.5 हेक्टेयर फॉरेस्ट है सबके लिए पर पर्सन। और इसमें ये भी याद रखो कि यूरोप हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल। ये कहाँ काम आएगा, क्या ये सुपरिटेंडेंट पूछा जाएगा, मुझे लगता नहीं पूछा जाएगा। ये असिस्टेंट सेक्रेटरी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें वो रिपोर्ट के अंदर घुस करके कंटेंट पूछते हैं, समझ लो। जैसे लास्ट टाइम आई थी माइग्रेशन रिपोर्ट के ऊपर आई थी कि कौन सा रीजन में सबसे ज़्यादा माइग्रेशन होता है, अंदर से घुस के वो लोग पूछते हैं असिस्टेंट सेक्रेटरी वाले में। तो यूरोप हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया अकाउंटिंग फॉर 25% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये एक योजना है जिसका नाम है सबकी योजना सबका विकास रोल्ड आउट। ये जो सबकी योजना सबका विकास है ना, एक्चुअली में इसका नाम जो है वो उसका नाम है क्या नाम, पीपीसी, पीपल्स प्लान कैंपेन नाम, पीपीसी नाम है इसका, ठीक है। ये पीपीसी को ओरिजिनली 2018 में लॉन्च किया गया था। अब मैं आपको इसके साथ ये भी बता देता हूँ कि 2018 में एक और बहुत इंपॉर्टेंट योजना लॉन्च की गई थी, उसका नाम है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एडीपी उसका नाम है, ठीक है, जिसमें 112 डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किए गए थे। चलो वापस आते हैं। तो ये जो पीपीसी है, पीपल्स प्लान कैंपेन, इसका जो स्लोगन है, जो नारा है, वो क्या है, सबकी योजना सबका विकास, ठीक है। चलो कोई नहीं। अब देखो सिंस इंसेप्शन 2018, बस इसमें अपन को इतना ही याद रखना है, ठीक है, कि पीपीसी कब लॉन्च की है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट डेटा रहता है एक दो अपन उतना ही याद रखेंगे, ज़्यादा के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। अब देखो इसमें देखो कि वी राइज इनिशिएटिव जो है ये किसने लॉन्च किया। तो वी राइज इनिशिएटिव जो है नीति आयोग का इनिशिएटिव है। नीति आयोग ने क्या किया है, नीति आयोग की कभी आप साइट विजिट करोगे या इसके बारे में पढ़ोगे तो नीति आयोग ने बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिन पर वो काम करते हैं। उसका एक वर्टिकल है वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP करके कुछ नाम है ना, वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म, WEP प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं। उसके अंतर्गत ये वी राइज नाम का इनिशिएटिव इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। चलो अंडर द एजिस ऑफ अवार्ड टू रिवार्ड इनिशिएटिव, इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, बस ये पूछेगा कि वी राइज इनिशिएटिव और वर्ल्ड वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म ये कौन रन करता है। इसका आंसर है नीति आयोग, ठीक है। चलो इसमें मैं इस जगह मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि ये जो जबल अली फ्री जोन है, जबल अली, जहाँ जब कभी भी आप शब्द सुनिएगा जबल अली, ये बेसिकली एक पोर्ट है जो कि यूएई में है ये पोर्ट, ठीक है, बस इतना याद रखिएगा। ये किस कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, एक फेमस ग्रुपिंग थी या फिर इनिशिएटिव था, इसका नाम था IMEC कॉरिडोर, IMEC कॉरिडोर, ठीक है। उसके अंतर्गत मैंने कहीं इसको पढ़ा था, मुझे लग रहा। तो बस इतना याद रखो कि जबल अली जो है यूएई में है। अगला देखो नीति आयोग 2018 दिस दैट, ये सब नहीं आएगा, बस नाम उसका पता होना चाहिए। अब ये न्यूज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी कि इंडिया डेवलप्स इट्स फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन। इसका नाम क्या है, ये कौन सा एंटीबायोटिक है, इसका नाम है नेफिथ्रोमाइसिन। क्या नाम है, नेफिथ्रोमाइसिन, नाम इसका देख लेना एक बार। इसकी खासियत ये है कि हमने इसको कॉन्सेप्चुलाइज किया है, हमने इसको जो है डेवलप किया प्रॉपरली, हमने सारा हम ही ने किया है, इंडिया ने किया है इसको, ठीक है। तो नेफिथ्रोमाइसिन जो है इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक बायोटिक है, ठीक है। इसको एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है वोक हार्ट, WOCKH, वोक आर्ट, ARDT, आर्ट, ठीक है, डी इसमें साइलेंट रहेगा। तो इस कंपनी ने के साथ मिल करके जो है DBT मतलब डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इन लोगों ने मिल करके इसको बनाया। क्या नाम है इसका एंटीबायोटिक का, नेफिथ्रोमाइसिन। अगला देखो स्पार्क 4.0 क्या है। स्पार्क 4.0 क्या है, बेसिकली ये CCRS के द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। CCRS का भी एक एग्ज़ाम हुआ था जो आपने शायद देखा हो, लेवल 6 की जॉब आई थी एक CCRS के द्वारा, बहुत ही अच्छी जॉब थी। एक ही पेपर था सुना था मैंने, मतलब होने तो दो चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कोई लड़का बता रहा था उसमें एक ही पेपर। खैर कोई नहीं, वापस आते हैं। स्पार्क 4.0 क्या है, ये CCRS ने इम्प्लीमेंट किया। CCRS क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंतर्गत काम करती है ये बॉडी, ठीक है। इट इज़ द 4th एडिशन ऑफ द फ्लैगशिप स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च इनिशिएटिव टू एम्स टू इग्नाइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। देखो दो चीज़ें हैं, जब आप चीज़ों फ्रेमवर्क में देखना शुरू कर दोगे और चीज़ें लर्न करने लग जाओगे, मतलब कुछ चीज़ें रट लो, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, DPSP, ड्यूटीज़, इनको रट लो किसी तरीके से। तो देखो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी है ना, साइंटिफिक क्यूरियोसिटी कहाँ पे है, शायद से ये उसमें है ना, ड्यूटीज़ में है ना, शायद से ड्यूटीज़ में है, ये साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने की ड्यूटी है। तो उसी के अंतर्गत देखो कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, आयुष में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए CCRS जो है स्पार्क 4.0 यानी कि स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेदा रिसर्च केन जो है इम्प्लीमेंट करते हैं। स्पार्क 4.0 आयुर्वेदा मिनिस्ट्री, ठीक है, बस इतना याद रखो। अगला देखो, अब ये भी चीज़ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको कहा जाता है बैलेंसिंग। इसी मैगजीन में आगे एक आर्टिकल था जहाँ जिसकी लाइन मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैलेंसिंग हेरिटेज विद मॉडर्न साइंस, बैलेंसिंग हेरिटेज विद मॉडर्न साइंस, ठीक है। कैसे बैलेंस कर रहे हैं, हमारा जो देश है ना, हम लोग आयुष
जो आयुष मेडिसिन है या आयुष इंटरवेंशन है उसको जो मेन स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारा ओवरऑल डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो जो है वो इम्प्रूव हो जाए। इंडिया में अभी डॉक्टर्स कम है एक तरीके से, जितनी ज़रूरत उतने नहीं है, तो हम लोग क्या करें, आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं। आयुष हमारी इंडिया की पहचान भी है एक तरीके से, तो दोनों को हम बढ़ावा देना है, उसके लिए हमें एक डेटा रिपोजिटरी लगेगी। तो द्रव्य क्या है, द डिजिटाइज रिट्रीवल एप्लीकेशन फॉर वर्सटाइल यार्डिस्टिक ऑफ आयुष। तो बस नाम याद रखो, जो द्रव्य है ये एक इनोवेटिव नॉलेज रिपोजिटरी है, बेसिकली डेटा रिपोजिटरी है, जिसमें आयुष संबंधी आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। यूपीपीसीएस के मेंस में एक क्वेश्चन आया था टीकेडीएल के ऊपर, आप लोग देखना उसको क्या होता अगर मन करे तो। अगला देखो कि ऑपरेशन फायर ट्रेल। देखो ऑपरेशन फायर ट्रेल क्या है। ऑपरेशन फायर ट्रेल ये है कि जब दीपावली के लिए जो फायर क्रैकर्स इंपोर्ट होते हैं, कुछ लोग चोरी चुपके से इंपोर्ट करते हैं, उसको जो है नैब करने के लिए, उसको बेसिकली उस पर लगाम लगाने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल चलाया जाता है डीआरआई के द्वारा। डीआरआई क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। जानकर आपको अच्छा लगेगा कि ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है डीआरआई, ठीक है। सीबिक, सीबिक का मतलब क्या हो गया, सीबिक का मतलब होगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। तो बेसिकली इतना याद रखो कि डीआरआई जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, और इसका जो ऑपरेशन है फायर क्रैकर्स को नैब करने का, वो है ऑपरेशन फायर ट्रेल। इसके साथ साथ मैंने एक यहाँ पर और कमेंट लगा के रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लगा मुझे, यूपीएससी लेवल लगा, कि जो पीसो करके नाम है ना, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये जो पीसो बॉडी है ये दो एक्ट्स को इम्प्लीमेंट करती है। कौन कौन से, ये आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद रखो कि जो पीसो है ये किसके अंतर्गत है। पीसो एक प्रकार की स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो डीपीआईआईटी के अंतर्गत है। डीपीआईआईटी क्या करती है, आपने सुना होगा, ये स्टार्टअप को सपोर्ट करने के बहुत सारे काम करती है, स्टार्टअप रैंकिंग भी लेकर के आती है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत काम करती है डीपीआईआईटी, और इसका हेडक्वार्टर जो है नागपुर में है। तो दो चीज़ें आपको हमको पता चल गई। तो देखो नाम तो इसका पीसो है, यानी कि पेट्रोलियम एक्सप्लोसिव सेफ्टी, लेकिन काम कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की मिनकॉम, मिनकॉम के अंतर्गत काम करती है, यानी कि पेट्रोलियम मंत्री के अंतर्गत काम नहीं करती है ये पीसो। तो यही इसकी कैच है। चलो आगे बढ़ो। देन ऑपरेशन गोल्डन स्वीप। और ऑपरेशन गोल्डन स्वीप क्या है, फॉरेन नेशनल एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट स्टाफर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल गोल्ड, इसमें बेसिकली गोल्ड स्मगलिंग का जो सिंडिकेट है ना, उसको जो है क्रैक करने के लिए ऑपरेशन गोल्डन स्वीप जो है चलाया गया। कहाँ इस्तेमाल किया जाता है ये सब चीज़ों का, GS3 में एक इंटरनल सिक्योरिटी का टॉपिक रहता है, वहाँ इस्तेमाल किया जाता है। ऑपरेशन गोल्डन स्वीप, ऑपरेशन फायर ट्रेल, ये सब वहाँ ही इस्तेमाल करो। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट, मैंने आपको बताया हुआ कि जो पर्पल फेस्ट होता है ना, वो हमेशा गोवा में आयोजित किया जाता है। पर्पल फेस्ट जो है वो डिफरेंटली एबल्ड लोगों को मेन स्ट्रीम करने का बेसिकली एक फेस्टिवल है, ठीक है। हमको दो बातें पता चल गई। पहला, डिफरेंटली एबल्ड लोगों को मेन स्ट्रीम करने के लिए मनाया जाता है ये पर्पल फेस्ट। देन कमिटमेंट टू इंक्लूसिव गवर्नेंस। जो जब भी देखो, जब भी कभी वल्नरेबल सेक्शंस की बात की जाए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, है ना, जातीय वर्ग ले सकते हो, डिफरेंटली एबल्ड वर्ग ले सकते हो, वीमेन को ले सकते हो, वीमेन भी वल्नरेबल्स हैं। तो जब इनकी बात की जाएगी तो इसका जो कीवर्ड यूज आपके दिमाग में आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव गवर्नेंस। ये जो वर्ड है ना, ये यूज किया करो, इंक्लूसिव गवर्नेंस का हिस्सा है। देन एक बात और मैं बता देता हूँ यहाँ पर, चूँकि पर्पल फेस्ट की बात हो रही, तो 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। मैं अभी आएगा तो एक बात और बताऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। देन सुगम्य भारत ऐप जो है इसके लिए बनाया गया था, और उसको डेवलप किया गया SBI फाउंडेशन की हेल्प के द्वारा, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज़ करोगे, GS4 में इस्तेमाल कर सकते हो, कि SBI फाउंडेशन की हेल्प के द्वारा ये पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, सुगम्य भारत ऐप। अब इसका अपडेटेड वर्जन जो है लॉन्च किया जाएगा। और इसी जगह आप ये भी जान लो, अब देखो इन लोगों ने सिर्फ नाम लिख दिया है, क्योंकि मैं आपको करवा रहा हूँ तो मैं आपको साथ साथ ये भी करवा दूंगा कि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन जो है वो 3 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने लॉन्च किया था, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 3 दिसंबर को मनाया जाता है, उसी दिन इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। तो ये बातें हमें पता चल गई पर्पल फेस्ट के अराउंड, दिव्यांग जन के बारे में। देन मौसम ग्राम। देखो मौसम ग्राम क्या है, पहली चीज़ ये है कि जो IMD से संस्था है ना, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करती है, पहली बात हो गई। दूसरी बात कि मौसम ग्राम क्या है, मौसम ग्राम इज ए यूनिक सिटीजन फोकस्ड प्लेटफॉर्म, मतलब लोगों को हाइपर लोकल
वेदर अलर्ट देने के लिए मौसमग्राम डेवलप किया जा रहा है कि हर 3 घंटे में, हर 6 घंटे में लोगों को जो है वेदर संबंधी जानकारी हम दे सकें, उसके लिए मौसमग्राम बनाया है आईएमडी ने। आईएमडी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत काम करती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री लॉन्चेस लीप्स 2025। ये लीप्स जो है ना, मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछी नहीं गई है, मुझे लग रहा पूछ ले तो बढ़िया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत जो है ये इंडेक्स आता है, लीप नाम रहता है इसका, और ये इस समय जो आया है उसका 4th एनिवर्सरी है, 4th इंडेक्स है। लीप्स जो है एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव डिपार्टमेंट डीपीआईआईटी के अंतर्गत इसका ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव, अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, जो पीसो नाम की बॉडी है ना, वो भी डीपीआईआईटी के अंतर्गत काम करती है, और लीप इंडेक्स जो पब्लिश करती है वो डीपीआईआईटी ही पब्लिश करती है। आपसे पूछा जाएगा कौन पब्लिश करता है, आंसर उसका डीपीआईआईटी, फुल फॉर्म उसका लिख देना, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। देन ठीक है, देखो यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि लीप इंडेक्स जो है ना, बेसिकली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है ना, वो एक बड़ा एक बैरियर था, हर्डल था, क्योंकि इंडिया में हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है ना करीब 13% के आसपास थी, जिसको लीप और जो नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे एक्सप्रेस वे डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, और ये जो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी आई है, कब आई थी, 2022 में आई थी नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, और पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान जो है वो 2021 में आया था। ये सब करके हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, बस ये बात याद रखिए। कौन पब्लिश करता है लीप इंडेक्स, डीपीआईआईटी पब्लिश करती है इसको। देन हाँ, अब देखो इसमें ये भी है कि पीएम गति शक्ति एक बहुत ही पावरफुल टूल है जो कि डेवलप किया गया है। किसने डेवलप किया है इसको, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, इसका बिशन जी करके इसका नाम रहता है, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बिशन जी, एंड पावर्ड बाय नेशनल जियो स्पेशल डेटा रिपोजिटरी। अब ये 2 कीवर्ड है जो कि आप सुन करके याद नहीं कर पाओगे, इसको लिख लेना और इस्तेमाल करना है इसका। कहाँ कहाँ पे इसका ऑलरेडी इस्तेमाल हो रहा है, ये जो जियो स्पेशल डेटा है ना, इसका इस्तेमाल बहुत जगह किया जा रहा है। सबसे पहली जगह इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, दूसरी जो स्वामित्व योजना है वो भी जो है जियो स्पेशल डेटा को यूज़ करती है बेसिकली। तो ये दोनों कीवर्ड आपको पता होने चाहिए कि नेशनल जियो स्पेशल डेटा रजिस्ट्री, NGDR। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देन ये वाला पेपर में आएगा नहीं, ये मेंस के लिए, ठीक है, मैं इसको अभी स्किप कर दे रहा हूँ, आपको पढ़ना होगा तो आप जो है आप अपने पास से पढ़ लीजिएगा। इसमें ये ठीक है, ठीक बात है, जो कि अपन को पता होना चाहिए। देखो एनएसजी का क्या है, एस्टेब्लिश न्यू एनएसजी हब जो है, अमित शाह जी ने न्यू एनएसजी हब, एनएसजी क्या है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, इसका जो एक नया हब जो है अयोध्या में स्थापित किया है। अभी इसकी हाल ही में एक मीटिंग हुई थी, तो मीटिंग कहाँ पे हुई थी, मानेसर गुरुग्राम में इसकी मीटिंग हुई थी, ठीक है, 2025 में। तो बस 2 बातें हैं, याद रखनी है। VLGC शिवालिक इंडियाज 3rd वेरी लार्ज गैस कंटेनर। देखो VLGC 3x3 का मतलब क्या होगा कि 3rd वाले की बात हो रही है, और इसमें टोटल 3 है गैस कंटेनर्स, ठीक है। विशाखापट्टनम में जो है इसको कमीशन किया गया, ठीक। देन सेटकॉम इंडिया मोबाइल कांग्रेस, इसमें अपन को ये पता होना चाहिए कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है, जितेंद्र सिंह अड्डे से सेटकॉम इंडिया मोबाइल कांग्रेस, अब देखो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस कहाँ पे हुई, अब ये तो मुझे नहीं दिख रहा, आप लोग देख लीजिएगा, इसके साथ जो शायद से दिमाग से स्किप हो गया, नहीं तो मैं ऐड ही कर देता वहाँ पे। रुको अभी बता देता हूँ, ठीक है। देखो इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है, जब मैं नवोदय में था तो एक बार मैंने क्विज करी थी, ठीक है, तो वर्ल्ड मोबाइल कांग्रेस एक होती है, वो स्पेन में होती है। अब वापस अब बात करते हैं, हमेशा स्पेन में होती है, ठीक है। अब देखो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो है, ये द्वारका यशोभूमि में जो कांग्रेस हुई, मतलब, ठीक है, द्वारका यशोभूमि जो अपने बगल में यहीं पे है, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोगों को ये बात है, कुछ चीज़ों का हमको डेटा थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पहला ये है कि इंडिया जो स्पेस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, ओपन कर रही है, ठीक है। तो हमारी इस समय प्रेजेंट में स्पेस सेक्टर की वैल्यू 8 बिलियन के आसपास है, और हमारा उद्देश्य ये है कि बाई 2033 तक जो है हमारा जो इंडिया स्पेस सेक्टर है ना, उसको हम लोग 44 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं। इस सब मदद मिलती है जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे। देन इसमें 2 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहली कि 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, यानी ये
भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को जो है हम लोग बनाने वाले हैं 2035 तक, और बाई 2040 यानी 2040 तक इंडियन एस्ट्रोनॉट इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन द मून। तो ये दो बातें आपको 100% पता होना चाहिए। उसके बाद कुछ और चीज़ें ये हैं कि हमारे पास इस समय जो है 100 के आसपास स्पेस स्टार्टअप्स हैं, और चंद्रयान 5 के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि हम किसके साथ मिल करके बना रहे हैं उसको। उसका आंसर है जापान। ठीक है, अब इसमें आपको ये पता होना है कि इंडियाज़ फुल्ली इंडिजिनियस 4G स्टैक। अभी देखो 5G हो चुका है, अब 6G के ऊपर लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग जो है 4G प्रॉपरली इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं अपनी खुद की, मतलब 4G इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडिया ने खुद का डेवलप किया हुआ है। ठीक है, BSNL ने शायद से बनाया है ये। तो इंडियाज़ फुल्ली इंडिजिनियस 4G स्टैक इनाग्रेटेड। किसने इनाग्रेट किया? उसका आंसर है नरेंद्र मोदी जी ने इसको इनाग्रेट किया है। कहाँ से इनाग्रेट किया है? इसका आंसर है झरसुगुड़ा। झरसुगुड़ा जो है नाम की जगह, ये उड़ीसा में है। ठीक है, इसकी खासियत ये भी है कि इवन तो ये 4G है, यानी 4G स्टैक है, लेकिन इसको 5G रेडी कहा जाता है। मतलब जैसा भी इन्होंने कहा है कि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इसको हम जल्दी से इसको ट्रांजिशन भी कर पाएंगे 5G में। तो 5G रेडी है ये। चलो आगे बढ़ के देखते हैं क्या याद रखना है उसमें। उसमें याद रखना है झरसुगुड़ा। तो पेन कॉपी लेकर जब बैठना बैठना है ना, तो बस एक एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट रहता है वही लिख लिया करो, तो सही रहेगा। अब इसमें ये देखो, बहुत सारी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी हैं। एक लेबोरेटरी शायद से पंचकुला में है, जिसका अभी पेपर हुआ था, UDC का पेपर था जो मैंने भरा था, मैं देने नहीं गया था। तो जो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है ना, वो IIT भुवनेश्वर में खोली गई है। चूंकि इसमें मोदी जी का नाम है, इसलिए अपन को पता होना चाहिए कि नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी किस IIT में खोली गई। आंसर इसका क्या है? भुवनेश्वर। दूसरी चीज़, इसमें इन्होंने MP लेड फंड का इस्तेमाल किया है। समझ लो, MP लेड फंड जो होता है, सभी जो है MPs को जो है कुछ पैसा दिया जाता है, शायद से 5 करोड़ रुपए दिया जाता है। अब हर साल दिया जाता है, शायद से हर साल दिया जाता है क्या? ठीक है, तो जो MP लेड फंड है ना, हर साल हर एक MP को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि इसका इस्तेमाल करो, अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चीज़ें बनाओ। तो उसी का इस्तेमाल करके इसको बनाया गया है। इसकी एक और खासियत ये होती है जो अक्सर पेपर में पूछी जाती है, जैसे मेरा VPO का एग्जाम था, उसमें था कि ये नॉन लैप्सेबल फंड होता है MP लेड फंड। ठीक है, बस ये दो बातें इंपॉर्टेंट। अब चूंकि सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, तो निर्मला मैम ने भी कुछ ना कुछ कर दिया है। क्या किया है इन्होंने? बायोनेस्ट इंक्यूबेशन सेंटर जो है, इसका जो उद्घाटन किया है, IIT धारवाड़ में इसका उद्घाटन किया है। क्या? बायोनेस्ट। नहीं पूछा जाएगा ये, लेकिन ये जो नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी है, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखो कि इंडिया और भूटान के बीच में दो जो रेल लिंक्स है ना, वो स्थापित किए जाने हैं। कौन कौन से हैं? पहला यह है कोकराझार गेलेपू, ये असम और भूटान में। मेरा एक सीनियर था जो कि क्रिकेट खेलने, उसका स्पोर्ट्स में जब जाता था ना कॉलेज स्कूल से, तो कोकराझार में जाता, नहीं क्योंझार में जाता, शायद से क्योंझार या कोकराझार, वापस आते हैं। कोकराझार गेलेपू जो है असम और भूटान के बीच में जो है रेल लिंक स्थापित करेगा। पहला कोकराझार और गेलेपू, और दूसरा है बनरहाट, बनराहट और समत्से, वेस्ट बंगाल और भूटान। तो वेस्ट बंगाल हो गया और असम हो गया। यहाँ से दो लिंक जो है भूटान से कनेक्ट किए जाएंगे। देन ये एक CBI का इनिशिएटिव है जिसका नाम है चक्रा 5, यानी इसका मतलब है चक्रा 1 2 3 4 हो चुका है। तो जो चक्रा नाम आप देखोगे कभी भी, तो किससे रिलेटेड है? तो बेसिकली साइबर फ्रॉड, जो डिजिटल अरेस्ट वाला केसेस चल रहे थे ना, उसको रोकने के लिए जो है चक्रा नाम का प्रोग्राम इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है CBI ने। ठीक है, हम लोगों ने कौन कौन से देख लिए थे? फायर ट्रेल देखा था, DRI ने चलाया। चक्रा 5 देख लिया, जो CBI नहीं चला रही। ठीक, देन इंडियन नेवी होस्ट 5th एडिशन ऑफ समुद्र शक्ति एट विशाखापत्तनम। देखो, मेरा काम करवाने का तरीका जो है, कभी मैं अगर लाइफ में कुछ इस तरीके का अगर कर पाया तो मैं ऐसे करवाऊंगा। देखो, ये न्यूज़ सिर्फ समुद्र शक्ति की है। आपको ये पता होना चाहिए कि समुद्र शक्ति जो 5th एडिशन है वो कहाँ पर आयोजित किए गए। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये विशाखापत्तनम में आयोजित की गई समुद्र शक्ति। ठीक, और ये मिलिट्री एक्सरसाइज है, और इसमें इंडोनेशिया और इंडिया मिल करके जो है इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बट हमारा काम ना यहीं पर एंड नहीं होता है। आपको ये देखना है और अपने नोट्स में वापस जाना है, और मिलिट्री एक्सरसाइज हेडिंग डालनी है ऊपर एक पन्ने पे। उसमें इसको लिखना है कि समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में हो रही है। इसके साथ साथ जो दूसरी मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनको वहीं पर लिख लेना है सारी की सारी, जैसे कि अजय वॉरियर। ठीक है, इंडिया UK, उसी तरीके से आप जो है आप सारी वहीं पर लिखते जाया करो। इस तरीके से काम करोगे तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है,
देन फर्स्ट कॉमर्शियल कोल माइन इन अरुणाचल प्रदेश। मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्योंकि नामचिक नामफुक जो है अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है, यहाँ पर पहली कमर्शियल माइन को जो है उद्घाटन किया गया। किसने उद्घाटन किया है? जो कोल हमारे मिनिस्टर है, कोल मिनिस्टर जिनका नाम है श्री जी किशन रेड्डी, उनका नाम है। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोल माइन का उद्घाटन किया है। कोल के संदर्भ में कुछ बातें और जान लो। कोल में जो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स हैं हमारे देश में किसी स्टेट के पास है, तो आंसर है झारखंड पहले नंबर पे रिजर्व्स के मामले में, उड़ीसा दूसरे नंबर पे और छत्तीसगढ़ तीसरे नंबर पे। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में जो उड़ीसा टॉप करता है, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड। तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व वाइज झारखंड, लेकिन प्रोडक्शन वाइज उड़ीसा। ठीक, इसमें एक दो बातें और मैंने जो है इकट्ठी करी थी, वो ये है कि वर्ल्ड लेवल पे चाइना टॉप करता है, चाइना के बाद इंडिया, उसके बाद यूएस। और एक बात आपको जानना अच्छा रहेगा कि ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है कि 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन हम लोगों ने FY25 में अचीव किया है। 1 बिलियन टन जो है इसको हिस्टोरिक माइलस्टोन कहा गया है। ठीक है, बस इतना सब जान लेंगे तो यूज़फुल रहेगा ना। इस वाले आर्टिकल से हमें क्या सीखने मिलेगा? नामचिक नामफुक को याद रखना है। जी किशन रेड्डी ने पहली कमर्शियल कोल माइन अरुणाचल प्रदेश में उद्घाटन करी। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में करते हैं इतना। ठीक है, तो धन्यवाद। पार्ट 1 ये यहाँ पर एंड होता है। उम्मीद है ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आपने इसको अगर कर रखा है तो आप इसको मत करिएगा। ठीक है, समय बचा के रखिए। कोई और 1.5 की स्पीड में मेरे वीडियो देखा करो, कम टाइम वेस्ट करो, ज़्यादा चीज़ें अचीव करो और मेहनत करो। जहाँ दिक्कत है यू कैन ऑलवेज टेक्स्ट मी, अपन की क्षमता में होगा तो अपन हेल्प करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।